हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले कुछ बात मैं आपको बताता हूं। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरा, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको टॉपिक में जो चीज नहीं समझ में आ रही है, कि हो सकता है कुछ चीज जो है आपको वहां पर नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जिक्र करें, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपका उसको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीट देखें, और वीडियो देखने के बाद उसको एप्रिशिएशन मिलना बहुत जरूरी है। तो कम से कम उसका जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम वो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ठीक लग रहा है तो लाइक भी करें, तो ये जरूरी है। और उससे क्या होगा कि मैं अपने टॉपिक और अच्छे तरीके से बनाऊंगा, और जो कमियां हैं वो भी बताइए मुझे, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर पाऊं। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। पिछला जो टॉपिक हमने दिया था वो था सेल साइकिल, और सेल साइकिल में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, और सेल डिवीजन से रिलेटेड हम बात कर चुके थे कि सेल साइकिल जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें कि सेल जो है अपने आप को डिवाइड करती है और डॉटर सेल बनती है। डॉटर सेल फिर दोबारा अपना आकार अपनी मदर सेल के बराबर करती है, और फिर वापस जो है प्रिपरेशन फेज के बाद पुनः जो है वो वापस डिवाइड होती है, यदि उसमें सारे चेक पॉइंट वो पार करती है। तो मान लेते हैं कि जो कोशिका है, सेल है, वो सारे चेक पॉइंट इंटरफेज के वो क्लियर कर ले रही है। जैसे हम ये एक साइकिल है, सेल साइकिल, और इसमें हमारे पास ये जो फेज थी ये थी डिवीजन फेज, जिसको हम बोल रहे थे या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। ठीक है, सोमेटिक सेल है तो उसमें माइटोसिस होगा, यानी कि कई कोशिकाएं हैं शरीर की हमारी, जो है जनन कोशिकाएं और कई कोशिकाएं, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिकाएं जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, और कई कोशिकाएं जो कि सोमेटिक सेल कहलाती हैं, और जिनमें जो है क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 2n रहता है, और ये वाली कहलाती है जर्म सेल्स। ठीक है, तो सोमेटिक सेल्स के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और आज जो बात करेंगे हम इस माइटोसिस की ही बात करेंगे। तो विभाजन कब चालू होगा, जब कोई कोशिका, ये जीवन फेज है, यहां पर हमने कहा था कि एक चेक पॉइंट है, एस फेज है, यहां पर भी एक चेक पॉइंट था, और ये था हमारा G2 फेज, यहां पर भी एक चेक पॉइंट था। चेक पॉइंट का मतलब है कि एक तरह से नाका, कि ये इस फेज में जो होने वाली चीजें थी यदि वो पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब यहां से हमें आगे बढ़ना है। इस फेज में जो पूरी होने वाली चीजें हैं यदि हो रही हैं, कंप्लीट हो रही है, तो हमें फिर उससे आगे बढ़ना है। और यदि G2 फेज में जो चीज चाहिए थी या जो चीजें हो रही हैं उसमें यदि चीजें कंप्लीट हो रही हैं, तो हम फिर डिवीजन फेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चेक पॉइंट क्लियर करने के बाद ही कोशिका जो है विभाजन अवस्था या डिवीजन फेज में जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो यहां पर दो वैज्ञानिकों को नाम आएगा, एक होगा स्ट्रासबर्गर और दूसरा है फ्लेमिंग। ये दो वैज्ञानिक जिन्होंने माइटोसिस के बारे में स्टडी की। तो स्ट्रासबर्गर जो था, उन्होंने प्लांट सेल में सेल डिवीजन का अध्ययन किया। फ्लेमिंग जो है वो उन्होंने एनिमल सेल के अंदर इसका स्टडी की। इन्होंने ही, फ्लेमिंग ने ही ये जो विभाजन है जो हम बात कर रहे हैं माइटोसिस, ये शब्द जो दिया उसको फ्लेमिंग ने दिया, और उन्होंने माइटोस से इसका शब्द लिया था। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। यदि हम डिवीजन देखते हैं
तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो क्रोमेटिन फाइबर हैं न्यूक्लियस में पाए जाने वाले, वो क्या है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं। ठीक है, वो जो है थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं, उस समय वो दिखाई देते हैं, मतलब डिवीजन फेज के अंदर ही वो दिखाई देंगे और मेटाफेज में सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो उन थ्रेड्स की वजह से इन्होंने इसको माइटोस कहा और माइटोस से ही ये माइटोसिस बना है। अब इस माइटोसिस की यदि बात करते हैं तो माइटोसिस जो है, पूरी माइटोसिस 4 उप अवस्थाओं में बटी होती है। पहली होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज, चौथी होती है टीलोफेज। फेजेस जो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की बात है कि ये जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूअस होती है। ये अवस्थाएं उसमें ऐसी बटी नहीं होती। यदि हम उसकी बात करते हैं, सेल की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा सेल जो है उसमें स्विच कोई मोड होगा कि प्रोफेज आ गया, अब प्रोफेज से मेटाफेज में कूद गई, अब मेटाफेज है, मेटाफेज के बाद एनाफेज में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से, हम स्टडी की जो है सुटेबिलिटी के हिसाब से हम उसको, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया कि प्रोफेज में यदि ये अवस्था, ये चीजें हो रही है तो ये प्रोफेज कहला रही है, इसके बाद ये चीज हो रही है तो मेटाफेज कहला रही है, और इसके बाद यदि इस तरह की चीजें हो रही है तो एनाफेज और टीलोफेज है। तो इन अवस्थाओं में होता क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने एक सेल डिवीजन का एक डायग्राम बनाया है, इससे मैं आपको बताता हूं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेज प्रवस्था की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेज प्रवस्था की। प्रोफेज, देखिए ये जो सेल है, ये डिवाइड होने वाली सेल है, इसको बोलते हैं मदर सेल। ठीक है, ये कोशिका डिवाइड होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है इस कोशिका में, ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो डिवाइड होंगी वो है क्रोमेटिन, जो मैंने वही चीजें लिखी हैं जो कि जरूरत है हमें। क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है वो, सेंट्रोसोम और सेल मेम्ब्रेन, ये 4 चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या होगा, पहली जो प्रवस्था है जबकि सेल इंटरफेज से डिवीजन फेज में एंटर कर रही है, सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन है जो कि धागेनुमा संरचना के रूप में है, घुलीभूत अवस्था में है, यहाँ पर दिखाई नहीं देता, बिल्कुल केंद्रक, स्पष्ट केंद्रक दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा जब यदि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो। लेकिन यदि हम प्रोफेज प्रवस्था में देखें, जब प्रोफेज प्रवस्था में ये प्रोफेज स्टेज के अंदर ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिट होती है, तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन है इसका कंडेंसेशन होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसमें कि जो क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा। क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन में क्या होगा कि वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है और क्रोमेटिन वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मोटे छोटे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये मान लेते हैं कि दूध का पनीर बन गया, तो पनीर बनते वक्त क्या होगा कि दूध को फाड़ा जाता है, और जब फाड़ते हैं तो क्या होता है, उससे पानी अलग हो जाता है और जो उसका प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। तो ये जो दूध था और ये क्या बन गया, पनीर बन गया। अब इस पनीर को हमें आधा आधा बांटना है, पनीर के टुकड़े हैं एक तरह से मान लो, तो ये आगे की प्रोसेस में होगा। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा इसका, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू कर देती है, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लुप्त होना चालू हो जाती है। कारण क्या है इसका कि हमें इसके अंदर जो चीज है उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले उसके बाहर जो बाउंड्री है वो हटानी होगी, तभी तो हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो इससे हमने 2 काम किया कि जो चीज है उसको हमें लाना है, क्या चीज है, क्रोमेटिन,
उसी को डिवाइड करना है तो क्रोमेटिन दिखाई देना चाहिए। दिखाई देने के लिए हमने क्या किया, उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस करा दी, जिससे वो क्रोमोसोम के रूप में आ गए, ताकि बांटने में आसानी रहेगी। दूसरा जो है, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी उसी को हम हटा रहे हैं ताकि हम डिवीजन आसानी से कर सकें। तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम यह है कि हमने ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इस क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या है कि कोशिका एक चैम्बर है मान लो, उस चैम्बर में हमें डिवाइड करना है। अब कोशिका के पास कुछ चीज तो है नहीं जिससे डिवाइड कर सके, तो उसने क्या किया कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो माइक्रोट्यूब्यूल की सहायता से ये जो है उन क्रोमोसोम्स को खींचती है पोल्स की तरफ आधे आधे। तो आधे आधे करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी जिसकी सहायता से ये माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो बंद के रहें। कोई ऐसे खूंटे चाहिए होंगे जिसकी सहायता से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो बंधे हुए हों और उससे जो है इनको आसानी से खींचा जा सके। तो हमारे पास इसके लिए है ऐसा चीज सेंट्रोसोम्स। ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होकर ये पोल्स की ओर माइग्रेट करने चालू कर देते हैं। ये क्या है, पोल्स की ओर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड होकर पोल्स की ओर जाएंगे और इन्हीं से जो है स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर वही चीज है जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हो जाती है और यही स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है। तो ये क्या करेंगे, सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होकर सेंट्रियोल में कन्वर्ट होता है। तीसरा काम है सेंट्रोसोम। ये डिवाइड होगा सेंट्रियोल में और ये सेंट्रियोल 2 होंगे, है ना। डिवाइड होने के साथ ही इससे अटैचमेंट होगा स्पिंडल फाइबर का, जो कि आगे की प्रोसेस है। तो 3 चीजें होती है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर और सेंट्रोसोम्स का डिवीजन होता है सेंट्रियोल्स में। अच्छा, एक चीज माइग्रेशन, इसका माइग्रेशन भी होगा पोल्स की ओर, टुवर्ड्स पोल, यानी कि पोल्स की ओर इस सेंट्रियोल्स का माइग्रेशन। ये 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होगा, प्रोफेज अवस्था के अंदर हमने चीजों को जो बांटनी है उसको हमने अलग कर लिया, दिखने वाली स्थिति में कर लिया, अब बांटना है। तो बांटने के लिए क्या करना चाहिए, कोशिका के बदले कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो उसने क्या किया कि उसको एक, भाई हम भी क्लास में यदि बच्चों को कहा जाए कि भाई आप आधे आधे बढ़ जाओ, तो क्या होगा कि कुछ बच्चे इधर जाएंगे, कुछ बच्चे इधर जाएंगे, उनको पता नहीं है कि आधे आधे कैसे बटेंगे। तो इसका एक सिस्टम कर दिया हमने, उनको एक लाइन में अरेंज कर दिया। लाइन में अरेंज करने के बाद कहा कि अब पहली इधर जाए, दूसरी इधर जाए, तीसरी इधर जाए, चौथी इधर जाए, पांचवी इधर जाए, छठी इधर जाए, जितने बच्चे हैं वो आधी आधी बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से हमने क्या किया, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इनको हमने बीच में अरेंज कर लिया, सेल के बिल्कुल बीचों बीच अरेंज किया है। तो ये क्या होगा, ये जो सेंटर जगह जहां पर कि ये क्रोमोसोम्स आएंगे इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये जो मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम्स बीच में आ जाएंगे। तो पहला तो काम क्या होगा इसका, जो क्रोमोसोम्स जो होंगे chromosomes arrange on metaphagic plate। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम जो यहाँ जो पोल्स बने, जो पोल्स की ओर सेंट्रियोल माइग्रेट हुए थे, जो खूंटे आ गए थे, उन खूंटों पर हमें रस्सियां बांधनी है। और रस्सियां क्या है हमारे पास, यहाँ पर रस्सियां हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अरेंज होता है स्पिंडल फाइबर के रूप में। और ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये एक तरफ तो सेंट्रियोल से जुड़ेगी, दूसरी तरफ जो है जो
क्रोमोसोम्स बीच में सेंटर में आए हैं उनके जो सेंट्रोमियर है उससे ये जुड़ जाती हैं। ये होगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये क्या क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट विद सेंट्रोमियर। तो स्पिंडल फाइबर का एक तरफ तो सेंट्रियल से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ जो है सेंट्रोमियर से होता है। यहां पर जो मैं बता रहा हूं मेटाफेजिक प्लेट है, ये जो है प्लांट सेल में कहलाती है फ्रैग्मोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एनिमल सेल में यही मेटाफेजिक प्लेट हो रही है और प्लांट सेल के अंदर ये कहला रही है फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट जो होगी जहां से कि सेल जो है फ्रेगमेंटेड होगी यानी टूटेगी, तो ये जो है प्लांट सेल में फ्रैग्मोप्लास्ट कहलाती है। अब बात करते हैं तीसरा जो है एनाफेज की ओर। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में अब हमारे पास जो है रस्तियां हमने बांध दी है क्रोमोसोम से, अब हमें खींचना है सिर्फ, ठीक है। अब खींचना है तो क्या करना होगा, उन्हें जो स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होने लगते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसके सिस्टर क्रोमेटिड ये अलग हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे पास ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज की एस प्रवस्था में, उस दौरान ये अपनी जैसी प्रतिकृति का निर्माण करता है। तो ये इस तरह से नजर आता है उस दौरान। अब हम इसको कहते हैं, इस वाले हिस्से को, जैसे पूरा क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, तो इसको कहते हैं क्रोमेटिड यानी कि हाफ क्रोमोसोम। और इसके जैसा है ये, तो इसलिए कहेंगे इसको सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये बीच में से अलग हो जाते हैं और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब एक चीज बात में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मेटाफेज है उसमें इनकी क्रोमोसोम्स की आर्म जो होती है वो पोल्स की तरफ होगी, ये देखो पोल्स की तरफ। लेकिन एनाफेज के अंदर ये जो है अपोजिट साइड में हो जाएगी और सेंट्रोमियर जो है वो आगे की तरफ रन करेगा और आर्म जो है वो पीछे की तरफ होगी। हम क्या कर रहे हैं, देखो उनको बीच में से बांधा है और उसको खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं। तो जो बीच वाला हिस्सा बांधा है वहां से खींच रहे हैं। अब क्या होगा कि जो हिस्सा खींच रहा है बीच में से बंधे हुए, तो बीच वाला हिस्सा आगे हो जाएगा और ये आर्म जो है पीछे हो जाएगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म की वजह से उसमें रेजिस्ट पैदा हो रहा है, घर्षण पैदा हो रहा है। इस वजह से जो आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ रहती हैं और सेंट्रोमियर है वो आगे आगे रन करता है, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होगा, ये पोल्स की ओर माइग्रेट करेंगे, क्या, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड माइग्रेशन टुवर्ड्स पोल। सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो पोल्स की ओर माइग्रेशन होता है। तो ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें जो क्रोमोसोम्स है उनको आधा आधा बांटना है और हमें आधा आधा करना है। अब देखो एनाफेज में ये पूरी तरह से यहां पर पोल्स पर पहुंच जाते हैं। अब आते हैं टीलोफेज में, लास्ट की जो प्रवस्था है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये जो प्रोसेस है मैंने कहा ना कंटिन्यू प्रोसेस है। हम जो प्रोफेज है उसको भी अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज में बांट देते हैं। इसी तरह से जो एनाफेज है उसको भी लेट एनाफेज और
अर्ली एनाफेज में बांटते हैं। लेट एनाफेज में क्या होगा कि ये जो है अर्ली एनाफेज में तो माइग्रेशन हो रहा है, चालू हो रहा है, और लेट एनाफेज में क्या होगा कि माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अर्ली और लेट हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बांट लिया, लेकिन ये सारी स्टेजेस भी अपनी सुविधा के हिसाब से बांटा है। होती प्रोसेस कंटिन्यू है कि पहला क्या होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह से होगा। तो अब एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम से ये पोल्स पर माइग्रेट हो चुके हैं, पूरे यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके एनाफेज की लास्ट की अवस्था में ही या कहें कि टीलोफेज की जो अर्ली अवस्था है उसमें क्या होगा, 2-3 काम होंगे। ये टीलोफेज जो है पूरी तरह से प्रोफेज की उल्टी होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिसअपियर हो रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपियर हो जाएगी। यानी कि दोबारा बनना चालू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा काम क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स थे वो वापस डीकंडेंस हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे। ये जो है क्रोमोसोम्स वापस डीकंडेंस हो जाएंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल वापस जो है जुड़ जाएगा, और ये जो क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाएंगे, यानी कि वो घुल जाएंगे वापस। ठीक है। तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम इसमें ये होता है कि यहां से जहां की मेटाफेजिक प्लेट थी बीचों बीच की हिस्सा, वहां से जो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक डिप्रेशन उसमें पैदा होता है, यानी कि वो कंस्ट्रिक्ट होती है, बीच में से जो है स्क्वीज होना चालू होती है, सिकुड़ना चालू कर देती है। क्यों सिकुड़ना चालू कर देती है कि हमें दोनों को अलग अलग करना है। तो ये जो है सिकुड़ना चालू हो जाएगी, और इसमें से जो एक पूरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 2 जो है डॉटर सेल्स, इसको बोलेंगे डॉटर सेल। यहां पर तो थी मदर सेल, और ये 2 जो है डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। डॉटर सेल जो होंगी दोनों की दोनों, वो जो मदर सेल है उसकी आधी होती है, और फिर जब ये वापस इंटरफेज अवस्था में एंटर करती हैं, यहाँ इंटरफेज में एंटर करने के बाद ये अपने आकार में वापस बड़ी होती हैं और मदर सेल के बराबर होती हैं, फिर वापस जो है ये डिवीजन फेज में एंटर करती है। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। अच्छा, एक चीज है, जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस एनाफेज तक होगा, वो कैरियोकाइनेसिस होगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो होगा वो टीलोफेज की अंतिम अवस्था में, लास्ट स्टेज में साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये हमारे पास था माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होगा हमारी कायिक कोशिकाओं में होगा। जैसे कि स्किन सेल है, हमारी स्किन जो है लगातार रिनोवेट होती रहती है, ऊपर की जो सेल्स हैं डेड होती जाती है, और नीचे की सेल्स रिनोवेट नई जो है उसमें डिवीजन होता है और लगातार बनती रहती हैं। तो इस तरह की कायिक कोशिकाओं में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है या माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी की जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्री विभाजन लगातार होता रहता है। तो ये हमारा माइटोसिस था। यदि इसमें आपको चीजें कुछ समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। साथ ही साथ वीडियो यदि आपको कुछ कमी नजर आती है तो भी जरूर लिखें, और यदि ठीक लग रहा है तो उसको अप्रिशिएशन जरूर मिलना चाहिए, तो लाइक भी जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आगे आने वाले जो आपके ट्यूटोरियल हैं, वीडियो हैं, वो आपको तुरंत आप उसको देख सके। थैंक यू वेरी मच।